आज हम जानेंगे 10 ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने खुद अपनी नई पार्टी बनाई। इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी पार्टियां आसमान को छू गईं और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पार्टियां समुद्र में डूब गईं। नंबर 10 से शुरू करते हैं और कहानी देखते हैं पंजाब के उस कैप्टन की कश्ती 20 समंदर में ही डूब गई। नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। पंजाब कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ठाठ से बैठे थे, लेकिन तभी एंट्री होती है नवजोत सिंह सिद्धू जी की। पार्टी के अंदर ऐसी सिर्फ टोबल मची कि हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को कुर्सी से ही उतार दिया। अब महाराज ठहरे राजा महाराजा खानदान के। स्वाभिमान पर चोट लगी तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने साल 2021 में कांग्रेस को लात मारी और अपनी नई नवेली पार्टी बना ली। नाम रखा पंजाब लोक कांग्रेस। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को लगा कि पंजाब की जनता उनके नाम पर दीवानी है, वह अकेले पूरा मैदान मान लेंगे। लेकिन राजनीति में पब्लिक सबसे बड़ी गुरु होती है। साल 2022 के पंजाब चुनाव आए। नतीजा क्या निकला? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी का खाता तक नहीं खुला। खुद कैप्टन साहब अपनी पटियाला सीट से चुनाव हार गए। इसे कहते हैं चौबे जी गए थे 26 जी बनने, 2 जीवन का लौटा। जब अपनी पार्टी का दिया बुझने लगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ज़्यादा देर नहीं की। उन्होंने अपनी पार्टी का बोरिया बिस्तर समेटा और सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। तो बॉस, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का यह नई पार्टी वाला दाव पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। अब जब पंजाब के कैप्टन का यह हाल हुआ तो सोचिए मध्य प्रदेश की उस फायर ब्रांड नेता का क्या हुआ होगा जो कभी अकेले दम पर सरकार बदल देती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पर आती हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी। साल 2003 में उमा भारती जी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार को उखाड़ फेंका था। बीजेपी में उनका कद आसमान छू रहा था, लेकिन उमा भारती जी का गुस्सा और उनका तेवर उनकी सबसे बड़ी यूएसपी भी था और मुसीबत भी। साल 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ लाइव टीवी पर उनकी बहस हो गई। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उमा भारती जी ने सोचा कि मध्य प्रदेश की जनता तो उनके नाम पर वोट देती है, कमल के फूल पर नहीं। इसी जोश में आकर साल 2006 में उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। नाम रखा भारतीय जनशक्ति पार्टी। उन्होंने सोचा कि वह बीजेपी को अपनी औकात दिखा देंगी, लेकिन भैया राजनीति का एक कड़वा नियम है, ब्रांड तो ब्रांड ही होता है। साल 2008 के मध्य प्रदेश चुनावों में उमा भारती जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर जनता ने उन्हें साफ संदेश दे दिया कि नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, सिंबल बहुत मायने रखता है। उनकी पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई। चारों खाने चित होने के बाद उमा भारती जी को समझ आ गया कि अकेले चुनाव भाड़ नहीं फोड़ सकता। साल 2011 में उन्होंने चुपचाप अपनी पार्टी का विलय वापस बीजेपी में कर दिया। उनका यह प्रयोग भी इतिहास के पन्नों में एक फेल चैप्टर बनकर रह गया। वैसे उमा भारती जी तो वापस घर लौट आईं, लेकिन दिल्ली दरबार के एक ऐसे बड़े वजीर की कहानी सुनिए जो बुढ़ापे में अपनी नई सल्तनत ढूंढने निकले, पर रास्ते में ही रास्ता भटक गए। नंबर 8 पर बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद जी की। कांग्रेस के सबसे वफादार और सबसे कद्दावर नेताओं में इनका नाम शुमार था। इंदिरा गांधी जी के ज़माने से लेकर सोनिया गांधी जी के दौर तक दिल्ली की राजनीति में इनका सिक्का चलता था। लेकिन जब कांग्रेस में राहुल गांधी जी का दौर आया तो पुराने नेताओं को साइडलाइन किया जाने लगा। गुलाम नबी आज़ाद जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। G23 गुट बनाकर उन्होंने खूब बगावत की और आखिरकार साल 2022 में कांग्रेस से अपना 5 दशक का पुराना रिश्ता तोड़ दिया। कश्मीर के इस सैन्य ने सोचा कि अब घाटी में अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। उन्होंने बनाई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी DPAP। लगा कि जम्मू कश्मीर की जनता उनके स्वागत में पलकें बिछाए बैठी है। लेकिन राजनीति में जब किस्मत रूठती है तो बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी ने पार्टी तो बना ली, लेकिन चुनाव आते आते उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता वापस कांग्रेस में भागने लगे। पार्टी में भगदड़ मच गई। हालिया चुनावों में उनकी पार्टी का प्रदर्शन इतना फीका रहा कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बात सच हो गई। आज के दिन गुलाम नबी आज़ाद जी की पार्टी कश्मीर की राजनीति में हाशिए पर खड़ी है। दिल्ली के वजीर का यह हाल देखकर आपको लग रहा होगा कि यह बीमारी सिर्फ आज के नेताओं को है। जी हाँ, देश के पूर्व राष्ट्रपति भी इस जाल में फंस चुके हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। नंबर 7 पर आते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी। जी हाँ, चौंकिए मत, देश के सबसे बुद्धिमान राजनेताओं में से एक है। प्रणब मुखर्जी जी ने भी अपनी अलग पार्टी बनाई थी। साल 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी जी खुद को प्रधानमंत्री पद का स्वाभाविक हकदार मान रहे थे।
लेकिन कांग्रेस ने राजीव गांधी जी को पीएम बना दिया। इसके बाद राजीव गांधी जी और प्रणब मुखर्जी जी के बीच दूरियां बढ़ती गईं। प्रणब मुखर्जी जी को पार्टी से बाहर कर दिया गया। उन्होंने साल 1986 में पश्चिम बंगाल में अपनी नई पार्टी बनाई, नाम रखा राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। प्रणब मुखर्जी जी को अपनी बुद्धिमत्ता और बंगाली अस्मिता पर पूरा भरोसा था, लेकिन जनता को तो सिर्फ इंदिरा गांधी जी का नाम और कांग्रेस का हाथ दिख रहा था। प्रणब मुखर्जी जी की पार्टी बंगाल में एक भी सीट के लिए तरस गई। वह खुद अपना चुनाव हार गए। राजनीति के इस चाणक्य को तुरंत समझ आ गया कि बिना संगठन और बिना बने ब्रांड के अकेले जंग नहीं जीती जा सकती। उन्होंने तुरंत अपने कदम पीछे खींचे। साल 1989 में राजीव गांधी जी के साथ समझौता किया और अपनी पार्टी का विलय वापस कांग्रेस में कर लिया। बाद में वह देश के वित्त मंत्री और फिर राष्ट्रपति भी बने, लेकिन अपनी पार्टी पूरी तरह फेल रही। जब इतने बड़े बुद्धिमान नेता फेल हो गए तो सोचिए साउथ के उस मेगा स्टार का क्या हाल हुआ होगा, जिसके एक इशारे पर सिनेमा हॉल में थिएटर हिल जाते थे। चलिए साउथ चलते हैं। नंबर 6 पर हैं साउथ सिनेमा के मेगा स्टार चिरंजीवी जी। आंध्र प्रदेश की राजनीति में सिनेमा और स्टार्स का हमेशा से बहुत बड़ा बोलबाला रहा है। एन.टी. रामाराव जी की पार्टी बनाई और एन.टी. रामाराव जी ने पार्टी बनाई और 9 महीने में सीएम बन गए। इसी इतिहास को दोहराने के लिए साल 2009 में मेगा स्टार चिरंजीवी जी ने राजनीति में एंट्री मारी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नाम रखा प्रजा राज्यम पार्टी। जब पार्टी लॉन्च हुई तो लाखों की भीड़ उमड़ी। लगा कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। चिरंजीवी जी को लगा कि उनकी फिल्मी लोकप्रियता विधानसभा वोटों में बदल जाएगी। साल 2009 का आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव आया। चिरंजीवी जी ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन जब ईवीएम खुली तो चिरंजीवी जी के होश उड़ गए। उनकी भारी लोकप्रियता के बावजूद उनकी पार्टी सिर्फ 18 सीटें जीत पाई। राजनीति की पिच पर चिरंजीवी जी की फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। चिरंजीवी जी को समझ आ गया कि रियल लाइफ और रियल लाइफ की राजनीति में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सिर्फ 3 साल के अंदर यानी साल 2011 में उन्होंने अपनी पार्टी का बोरिया बिस्तर समेटा और कांग्रेस में विलय कर दिया। बदले में उन्हें केंद्र में मंत्री पद मिल गया और उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली। लेकिन रुकिए, आंध्र प्रदेश में ही एक और लड़का था जिसने इसी कांग्रेस से टक्कर ली और ऐसा इतिहास रचा कि आज भी लोग उसकी मिसाल देते हैं। नंबर 5 पर आते हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी। यह कहानी किसी बॉलीवुड की सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म जैसी है। जगन मोहन रेड्डी जी के पिता वाई.एस. राजशेखर रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। साल 2009 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। जगन मोहन रेड्डी जी चाहते थे कि उनके पिता की विरासत उन्हें मिले और वह सीएम बने, लेकिन दिल्ली में बैठी कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें भाव नहीं दिया। जगन मोहन रेड्डी जी ने बगावत कर दी। कांग्रेस ने उन्हें जेल तक भिजवा दिया, लेकिन यह लड़का झुकने को तैयार नहीं था। साल 2011 में जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, नाम रखा वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी। जगन मोहन रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश की सड़कों पर हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की, जनता के सुख दुख में शामिल हुए। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उन्होंने साल 2019 के चुनावों में टीडीपी और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया और भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2024 और उसके बाद के राजनीतिक समीकरणों में उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा है, लेकिन आज भी आंध्र प्रदेश में उनकी पार्टी एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है। जगन मोहन रेड्डी जी का अलग पार्टी बनाने का फैसला 100% सुपरहिट रहा। आंध्र प्रदेश से कटकर एक नया राज्य बना था और उस राज्य को बनाने वाले नेता की कहानी तो और भी दिलचस्प है। चलिए पड़ोसी राज्य तेलंगाना चलते हैं। नंबर 4 पर हैं के चंद्रशेखर राव जी, जिन्हें सब केसीआर जी के नाम से जानते हैं। केसीआर जी पहले चंद्रबाबू नायडू जी की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी में हुआ करते थे। जब उन्हें टीडीपी में मंत्री पद नहीं मिला तो उनके अंदर का राजनेता जाग गया। उन्होंने साल 2001 में टीडीपी को छोड़ दिया और एक नया एजेंडा पकड़ा, अलग तेलंगाना राज्य का निर्माण। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नाम रखा तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS। केसीआर जी ने अपनी पूरी राजनीति को तेलंगाना की अस्मिता से जोड़ दिया। उन्होंने भूख हड़तालें की, आंदोलन किए और दिल्ली की केंद्र सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साल 2014 में आखिरकार एक अलग तेलंगाना राज्य बन गया। केसीआर जी इस नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और लगातार 10 साल तक राज किया। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी BRS कर लिया ताकि वह नेशनल पॉलिटिक्स में जा सकें। हालांकि 2026 के आते आते उनकी पार्टी तेलंगाना की सत्ता से बाहर हो चुकी है,
लेकिन केसीआर जी ने जो पार्टी बनाई उसने न सिर्फ एक नया राज्य बनवाया बल्कि इतिहास भी बदल दिया। केसीआर जी का यह दांव पूरी तरह सफल रहा। नए राज्यों की राजनीति से निकलकर अब चलते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां एक पहलवान ने अखाड़े से निकलकर राजनीति के बड़े बड़े सूरमाओं को पटकनी दे दी थी। नंबर 3 पर बात करते हैं धरतीपुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की। मुलायम सिंह यादव जी राजनीति में आने से पहले असली अखाड़े के पहलवान थे। वह चौधरी चरण सिंह जी के नक्शे कदम पर चलते हुए जनता दल का हिस्सा बने थे, लेकिन साल 1992 के आते आते जनता दल में अंदरूनी कलह से वह तंग आ चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर उत्तर प्रदेश पर राज करना है तो अपनी खुद की फौज होनी चाहिए। साल 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी के जातिगत समीकरणों को ऐसा साधा, मुस्लिम और यादव का ऐसा गठजोड़ बनाया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों देखते रह गए। वह उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने और देश के रक्षा मंत्री भी रहे। मुलायम सिंह यादव जी के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव जी ने पार्टी की कमान संभाली। आज 2026 में भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी और मजबूत दीवार बनकर खड़ी है। मुलायम सिंह यादव जी का साइकिल का यह सफ़र भारतीय राजनीति का सबसे सफल प्रयोग माना जाता है। यूपी के इस दंगल के बाद अब रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र का, जहां के एक नेता को राजनीति का सबसे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर कहा जाता है। नंबर 2 पर आते हैं मराठा क्षत्रप शरद पवार जी। शरद पवार जी की कहानी बड़ी गजब की है। वे कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे कि एक समय पर प्रधानमंत्री पद के रेस में शामिल रहते थे, लेकिन साल 1999 में उन्होंने सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान से सीधा पंगा ले लिया। शरद पवार जी को पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने उसी साल यानी 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया। शरद पवार जी ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपना ऐसा दबदबा बनाया कि बिना उनके सहयोग के महाराष्ट्र में किसी की भी सरकार नहीं बन सकती थी। उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाने लगा। हालांकि हाल के वर्षों में उनकी पार्टी में एक बहुत बड़ी बगावत हुई। उनके अपने भतीजे अजीत पवार जी ने पार्टी तोड़ दी और बीजेपी के साथ चले गए। साल 2026 की आज की तारीख में शरद पवार जी की पार्टी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है और कानूनी लड़ाई चल रही है। लेकिन 80 साल से ज़्यादा की उम्र में भी शरद पवार जी का जो राजनीतिक रसूख है उसे कोई कम नहीं कर पाया। शरद पवार जी की पार्टी भी ओवरऑल सफल रही। अब बात करते हैं नंबर 1 की, जिसने देश की सबसे मजबूत कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंका और अपने दम पर दिल्ली दरबार को हिलाकर रख दिया। नंबर 1 पर हैं ममता बनर्जी जी। साल 1998 में ममता बनर्जी जी ने कांग्रेस की सुस्त कार्य प्रणाली से तंग आकर अपनी अलग पार्टी बनाई। नाम रखा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में तब कम्युनिस्टों का एक छत्र राज हुआ करता था, जिन्हें हराना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन ममता बनर्जी जी ने सड़क पर उतरकर संघर्ष किया। सिंदूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलनों के दम पर साल 2011 में उन्होंने 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी जी की पार्टी बंगाल की सबसे बड़ी ताकत बन गई। हालांकि साल 2026 के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद ममता बनर्जी जी अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं हैं और वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस से अलग होकर जो पार्टी उन्होंने बनाई उसने भारतीय राजनीति में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। ममता बनर्जी जी की पार्टी आज भी देश की राजनीति में एक बेहद मुखर और मजबूत ताकत के रूप में मौजूद है।